नमस्कार। भारत इस समय एक ऐसे आर्थिक मोड़ पर खड़ा है जहां पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर लगातार आग लग रही है और वैश्विक युद्ध, महंगाई और सरकारी वित्तीय दबाव, ये सारा कुछ भारत में एक साथ हो रहा है। इसी बीच भारतीय रिजर्व बैंक ने सरकार को यानी केंद्र सरकार को 2.87 लाख करोड़ का डिविडेंड ट्रांसफर किया है। इतनी बड़ी राशि है जो आज तक आरबीआई ने कभी किसी केंद्रीय सरकार को नहीं दी है। तो क्या आरबीआई ने इतना बड़ा पैसा सरकार को बचाने के लिए दिया है? और क्या देश की अर्थव्यवस्था दबाव में है, या देश इस समय आर्थिक संकट से जूझ रहा है? और इसका असर आम आदमी पर क्या होने वाला है, इन सब मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करेंगे आपके आज के अपने चैनल जनशोध के आज के सेगमेंट में। और नमस्कार, आप देख रहे हैं जनशोध, मैं प्रदीप तिवारी। देश में पेट्रोल डीजल फिर महंगा हो चला है। रसोई गैस, ट्रांसपोर्ट, रोजमर्रा का खर्च अब लगातार बढ़ता चला जा रहा है। दूसरी तरफ आरबीआई ने सरकार को इतिहास का सबसे बड़ा डिविडेंड ट्रांसफर किया है। 2.87 लाख करोड़ का ये डिविडेंड सरकार को दिया गया है। क्या यह सरकार के लिए राहत पैकेज की तरीके से है? और क्या भारत आर्थिक दबाव में है? भारत की अर्थव्यवस्था मुश्किल हालात से गुजर रही है, और क्या आने वाले दिनों में महंगाई बढ़ेगी? आज हम समझेंगे तेल संकट की असली वजह, भारत सरकार पर इसका असर, आरबीआई आखिर पैसा क्यों देता है, और इसका जनता पर, आम लोगों पर सीधा असर क्या होता है। तो आइए सब पर तफतीश से बात करते हैं। इस समय पश्चिम एशिया यानी मिडिल ईस्ट में तनाव चल रहा है। आपको मालूम ही है, ईरान अमेरिका युद्ध चल रहा है। ईरान क्षेत्र में युद्ध और होर्मुज स्ट्रेट पर खतरे ने पूरी दुनिया के तेल सप्लाई को बुरी तरीके से प्रभावित किया है। दुनिया का 20% जो ईंधन है, कच्चे तेल की सप्लाई इसी मार्ग से होती है, और जो कि अब बाधित हो चुकी है। पहले भारत सरकार की जो टैंक हैं और जो जहाजें हैं, उन्हें सुरक्षित ईरान निकलने के दे रहा था, मगर अचानक से परिदृश्य बदल गया है और भारतीय जहाज पर भी अब ईरान आक्रमण कर रहा है। करंट की घटना और उनकी जो ऑडियो आए हैं उससे यही प्रदर्शित होता है। भारत अपनी जरूरत का 85 से 90% जो कच्चा तेल है वो आयात करता है, जिसकी वजह से भारत के लिए ये कठिन दौर है। यानी अगर वैश्विक तेल महंगा होता है तो भारत में पेट्रोल डीजल महंगा होना लाजमी, और ये होगा ही होगा। आखिर ये सब हो क्यों रहा है, और भारत पर इसका सीधा सीधा क्या असर? भारत की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, सरकारी तेल कंपनियां लंबे समय से नुकसान झेल रही थी। भारत में पश्चिम बंगाल और बिहार के चुनाव की वजह से भारत सरकार पर दबाव था और कीमतें बढ़ नहीं थी। अब मई 2026 में पेट्रोल और डीजल की कीमतें कई बार बढ़ चुकी हैं। कुल मिलाकर लगभग 5 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी अब तक विभिन्न जो कंपनियां हैं उनकी तरफ से कर दी गई। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने भी साफ कह दिया है, यदि पश्चिम एशिया की संकट जारी रहा तो सरकार को कीमतें और बढ़ानी पड़ेगी। अब इस सब का असर आखिर किस पर पड़ रहा है? तो स्वाभाविक है, आम जनता पर। पेट्रोल महंगा होगा, इसका मतलब बाइक चलाना महंगी होगी, कार चलाना महंगा होगा, बस किराया महंगा होगा। किसान की पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, डीजल अगर महंगा होता है तो सिंचाई करना उससे महंगा पड़ेगा, ट्रैक्टर चलाना महंगा होगा, फसल ट्रांसपोर्ट और उसे काटना महंगा होगा। सबकी लागत बढ़ेगी, जिससे उसकी खेती की लागत बढ़ेगी, जो कि वैसे ही पहले से ही उसके लाभ से कहीं अधिक है। महंगाई की बात करें तो भारत में हर सामान ट्रांसपोर्ट होता है, इसलिए
ईंधन अगर महंगा होता है तो सब्जियां, दूध, राशन, ऑनलाइन डिलीवरी सब महंगे होंगे। विशेषज्ञों के अनुसार अगर डीजल पेट्रोल की कीमतों लगातार बढ़ती रही तो भारत में महंगाई भयावह रूप से बढ़ जाएगी। अब सबसे बड़ा सवाल ये कि आरबीआई ने सरकार को 2.87 लाख करोड़ का आखिर जो डिविडेंड है वो ट्रांसफर किया, आखिर इसकी नौबत क्यों पड़ी? आरबीआई चूंकि कोई नोट छापने की संस्था नहीं है, यह देश का केंद्रीकृत बैंक है। आरबीआई कई तरीकों से कमाई करता है जिसमें शामिल है विदेशी मुद्रा भंडार, सरकारी बॉन्ड्स, ब्याज पर जो आय वो लेता है बैंकों के माध्यम से, डॉलर का रिजर्व प्रबंधन जो करता है और बैंकिंग संचालन, इन सब से आरबीआई का धन संग्रह होता है, उसकी इनकम होती है। हर साल आरबीआई अपने खर्चे और मैनेजमेंट और एक सुरक्षित फंड को निकालने के बाद बचा हुआ जो लाभ है उसमें से कुछ हिस्सा सरकार को ट्रांसफर कर देता है। इसे डिविडेंड या सरप्लस ट्रांसफर कहा जाता है। मगर इस बार जो राशि ट्रांसफर की गई है वह 2.87 लाख करोड़ की है, जो कि अब तक के इतिहास की सबसे बड़ी राशि है, जिससे स्पष्ट परिलक्षित होता है कि सरकार आर्थिक दबाव में है और सरकार को अपने रोजमर्रा के खर्च चलाने के लिए अब आरबीआई की भी जरूरत पड़ रही है। उसके कई कारण जो इतनी राशि सरकार को जरूरत पड़ी। एक तो तेल संकट है, सरकार की तेल कंपनियां दबाव में हैं और वो ये दबाव कम चाहती हैं। दूसरा, सब्सिडी का बोझ, यदि तेल महंगा होता है तो एलपीजी और खाद पर सब्सिडी महंगा हो जाएगा। दूसरा, जो फिजिकल डेफिशिएट है यानी राजकोषीय घाटा है, सरकार जितना कमाती है, जितना खर्च करती है, उसके बीच का अंतर फिजिकल डेफिशिएट कहलाता है। अगर तेल महंगा रहा तो एक घाटा बढ़ता जाएगा। रेउटर्स और अन्य रिपोर्ट्स के अनुसार सरकार का फिजिकल डेफिशिएट लक्ष्य लगातार दबाव में है और बढ़ता चला जाता है। क्या आरबीआई पैसा बचाने के लिए है? जो पैसा दिया है आरबीआई ने वो सरकार के बचाने के लिए और उसके अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए है। तो अगर इसमें सीधे शब्दों में कहें तो हाँ, यह सरकार के लिए आर्थिक पैकेज जैसा है। इस पैसे से सरकार उधार को कम करेगी और इंफ्रास्ट्रक्चर खर्च जारी रख सकती है, कल्याण योजनाएं चला सकती है, तेल और महंगाई के दबाव को कम कर सकती है। लेकिन कई अर्थशास्त्रियों का ये भी कहना है कि अगर ये लगातार डिपेंडेंसी सरकार की आरबीआई पर रही तो ये देश के लिए घातक भी हो सकता है। अब आगे क्या हो सकता है? पश्चिम एशिया संकट अगर लंबा चला तो पेट्रोल और डीजल महंगे हो सकते हैं, महंगाई बढ़ सकती है, रुपये पर भी दबाव आ सकता है जो कि आ चुका है, आयात बिल बढ़ सकता है और आर्थिक विकास दर भारत की धीमी हो सकती है। आरबीआई ने भी अपनी रिपोर्ट में सप्लाई और वैश्विक दबावों को भारत के लिए चिंता का एक बड़ा कारण बताया। भारत इस समय सिर्फ तेल संकट से नहीं जूझ रहा है, वह ऊर्जा सुरक्षा, आर्थिक स्थिरता और वैश्विक राजनीति की संयुक्त चुनौती से निपट रहा है। जहां उसके लिए तेल संकट पश्चिम एशिया लेकर खड़ा है, ईरान अमेरिका युद्ध लेकर खड़ा है, वहीं आर्थिक स्थिरता का भी प्रश्न है क्योंकि इससे उसकी आर्थिक स्थिति पर भी चोट पहुंची है। वहीं वैश्विक राजनीति में जहां अमेरिका भारत को एक कंपटीटर के रूप में देख रहा है और नई नई राजनीति चल रहा है भारत को पीछे करने के लिए, वहीं चाइना भी इसी तरीके के हथकंडे अपना रहा है, जिस पर सरकार और भारत सरकार को निपटना पड़ रहा है। आरबीआई का रिकॉर्ड डिविडेंड यह दिखाता है कि सरकार को अतिरिक्त आर्थिक सहारे की जरूरत महसूस हो रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या जो सिर्फ आरबीआई का पैसा है वो लंबे समय तक इस अर्थव्यवस्था को संभाले रख सकता है, या भारत को ऊर्जा और आर्थिक मॉडल में बड़े बदलाव करने पड़ेंगे? और क्या भारत इस समय आपदा में अवसर को तलाश कर सकता है खुद के लिए रिन्यूएबल एनर्जी,
खुद के लिए अल्टरनेट एनर्जी मॉडल को खड़ा कर सकता है और विश्व को यह सिखा सकता है। आप इन सब मुद्दों पर क्या सोचते हैं? क्या आने वाले समय में भारत महंगाई को संभाल पाएगा? क्या सरकार को पेट्रोल डीजल पर टैक्स को कम करना चाहिए और किस तरीके से इसे मैनेज करने चाहिए? आए आप अपनी राय कमेंट पर जरूर बताइएगा। और बिग फॉर्म पत्रकारिता और बुलंद आवाज को सुनना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखते रहिए जनसोच। याद रखिए, सच को चिल्लाने की आवश्यकता नहीं होती और राष्ट्र सर्वोपरि। नमस्कार।